गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मैंने आपको बता दिया था वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, फिर हमने फैक्टर्स पढ़ लिए थे कि इन पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर्स। फिर हम विंड तक आ गए थे। अब हमें मेनली 3 चीजें पढ़नी है। देखो, ये जो चीजें हैं जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ लॉन्ग। फर्स्ट थिंग इज इवैपोरेशन, ओके, एंड सेकंड थिंग है कंडेंसेशन। ये 2 चीजें क्यों और कैसे होती है, इवैपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और इनकी ये जो टर्म्स है और इनकी वजह से होता क्या है एक्चुअली में, ये भी हम पढ़ेंगे। इवैपोरेशन मींस क्या होता है, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना ऑन हीटिंग। ऑब्वियस यही है कि जब वाटर हीट होगा तभी वो वेपर में कन्वर्ट होगा ना। देखो, आप जब पानी गर्म करते हैं, है ना, ये पानी गर्म हो रहा है, तो ये जब इसको हीट मिलती है नीचे से, तो नीचे से जब आप हीट दोगे उसको, तो ये क्या होगा, इसमें स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप देखना, अगर आप इसको बंद ही नहीं करो गैस, तो ये पूरा पानी आपके जो भगोले में है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये इस टर्म की वजह से, इवैपोरेशन की वजह से, ठीक है ना। तो ये इवैपोरेशन आपको समझ में आया होगा, इज द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर ऑन हीटिंग। Okay, the higher temperature faster is the rate of evaporation. अब हम कंडक्शन पढ़ेंगे। कंडक्शन क्या है, यही वाटर जब ठंडा हो जाएगा ऑन कूलिंग बेसिस ऑब्वियस, तो ये कंडेंसेशन कहलाएगा, है ना। Water vapor begins to change into minute droplets of water or into ice crystals. The change of water vapor into water droplets, ये जो वाटर वेपर है आप ये कर सकते हो। देखो, ये आप घर में करके देख सकते हो, ये इवैपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या फर्क है। जब आप हीट दोगे पानी को, जब पानी हीट होना चालू हो जाएगा, गर्म होना चालू हो जाएगा, तो क्या होगा, इसमें से भाप निकलेगी, तो क्या होगा, कौन सी टर्म होगी, इवैपोरेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। और यही आप क्या करना, पानी जिस तरह जब वेपर आने लग जाएगा तब आप इस पे प्लेट रख देना, आप इस पे क्या कर देना, प्लेट रख देना, और फिर 10 मिनट बाद देखना प्लेट को उठा दो, प्लेट के नीचे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होंगे। तो हो क्या रहा है, आपने गैस बंद कर दिया सॉरी, आपने गैस बंद कर दिया है, आपने ऊपर प्लेट दे दी है, वो पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और फिर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्लेट के नीचे जमा हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा जब ठंडा हो जाता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। तो कंडेंसेशन और इवैपोरेशन, इनसे क्या होता है, हमें ये ज्योग्राफी में क्यों पढ़ना पड़ रहा है। एक्चुअली ये टर्म्स है साइंस की, पर हमें यहाँ पे ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हमें इसलिए ये पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ precipitation। precipitation क्या होता है, ये इनकी वजह से जो पानी, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो उसमें आपको समझ में आएगा ये चीजें कि हमें ज्योग्राफी में ये चीजें क्यों पढ़ना पड़ती है। जब समुद्र का पानी हीट मिलती है उसको, जो अर्थ से वो हीट मिलती है, जो एयर में हीट हो जाती है उससे, तो वो वाटर वेपर हो जाता है ना, वेपर्स हो रहे हैं, इवैपोरेशन हो रहा है। जैसे जैसे वो पानी ऊपर जाता है तो वो हल्का हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है, क्योंकि आपको भी पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वो क्लाउड्स में चेंज हो जाएगा। तो क्लाउड्स में चेंज होके क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन हो गया, उसके बाद में ये टर्म होती है प्रेसिपिटेशन। ये है जो भी इवैपोरेशन और कंडेंसेशन से जो ऊपर जाके पानी वापस से बारिश बन के नीचे आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे, कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स हैंग सस्पेंडेड इन द एयर एज क्लाउड्स, जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये डिक्रीज हो जाएगा और फिर क्लाउड्स बन जाएंगे और नीचे आ जाएगा।
When these droplets join together, ये जो droplets है जब together join हो जाती है, they grow in size and are not able to float in the air. फिर क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, वो ऊपर जाती है, वो क्या होती है, सारे वाटर वेपर्स ज्वाइन हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं, तो फिर वो ऊपर से ऊपर नहीं रह सकते, इनसाइड आर नॉट एबल टू फ्लोट इन। फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना, मतलब जैसे हम पानी के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, तैरना, तो वो ऊपर जाके वहां पे हवा में फ्लोट नहीं हो सकती। दे फॉल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज रेनड्रॉप्स। आपको ग्रेविटी पता है, जो चीज ऊपर गई है उसको तो नीचे आनी है, लाइक आप बॉल उछालोगे तो वो नीचे आना है, ग्रेविटी आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये चीज है, यही इनके साथ, जो ये ऊपर चला गया है, जब ये भारी हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन हो जाते हैं, तब वो नीचे आ जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच कंडेंस्ड वाटर वेपर फॉल टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। ओके, अब देखो, रेन, ड्रिजल, स्नो, स्लीट एंड हेल आर द मेन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब इनके भी फॉर्म्स है। फर्स्ट क्या है, तो रेन है। व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल इन द अर्थ सरफेस इट इज नोन रेन। जब वाटर सरफेस से जब व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल टू, जब इन टर्म्स की वजह से जब पानी ऊपर जाता है, ये पानी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा। ऑफकोर्स वेरी स्मॉल साइज रेनड्रॉप्स अंडर कंडीशन ऑफ जेंटल विंड आर नोन एज ड्रिजल। जो जेंटल विंड, थोड़ी सी हवा के साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ड्रिजल बोलेंगे। एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लाइक नॉर्थ और साउथ पोल में अगर हम देखा जाए, लाइक हमारे इंडिया का जो नॉर्थ साइड है उसमें भी अगर आप देखा जाए, तो जब वाटर फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है, तब क्या हो जाता है, स्नोफॉल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्नो। ऑब्वियस, व्हेन रेन एंड स्नोफॉल टुगेदर इट्स कॉल्ड सिल्ट। जब रेनफॉल भी आएगा साथ में और स्नो भी आएंगे, है ना, बर्फ भी पड़ रही है, रेनफॉल भी हो रहा है, तो हम उसको स्लीट बोलेंगे। व्हाट इज ये टर्म, क्या बोलेंगे, स्लीट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रेन इज नॉर्मल जो बारिश है वो आती है तो हम रेन बोलेंगे। ड्रिजल ठंडी ठंडी हवा के साथ आती है तो बारिश को ड्रिजल बोलेंगे। जब टेम्परेचर हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट पे तो स्नो गिरेगा तो हम उसको स्नो बोलेंगे। और स्लीट किसको बोलेंगे, जब बारिश और स्नो दोनों साथ में आएंगे तब हम उसको स्लेट बोलेंगे। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रेनफॉल। देखो, रेनफॉल्स के भी टाइप है, कन्वेंशनल रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल और साइक्लोन रेनफॉल। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टर्म्स है, ये इन 3 टर्म्स की वजह से जो हमने पढ़ा, प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, इनकी वजह से ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कन्वेंशनल। देखो, जो एयर है ना, वो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ, आप इजीली समझ पाओगे। ओके, देखो ये आपका सी है। अब पार्डन फॉर माय डायग्राम, ओके, आप समझ लेना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये सी है, ओके, ये लैंड है, ये आपका लैंड है। ठीक है, मैं आपको समझने के लिए भी देती हूँ। ये हमारा लैंड है और ये सी है। जब क्या होता है, एयर जो है वो अर्थ के गर्म सरफेस से कांटेक्ट में आती है। जब एयर है और यहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रहा है हीट की वजह से, तो ये जो है ये हीट की वजह से इवेपोरेशन भी हो रहा है, और जो एयर है वो अर्थ के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है, गर्म एयर जो होती है वो हल्की हो जाती है, जो गर्म होती है ना वो हल्की हो जाती है, और वो ऊपर जाती है। ऊपर जाते तो मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। डिक्रीज होने से फिर क्या होता है, वो जो एटमॉस्फेयर में उसका टेम्परेचर कम होता है और ठंडी हो जाती है, और फिर क्या होता है, क्लाउड्स बन जाते हैं, है ना, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, और जब वो हेवी हो जाते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। तो ये चीजें होती है। तो ये जब ये देखो, इसको हमने क्या बोला है, आप अगर इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़ोगे, यूजुअली सच रेनफॉल ऑक्यूर्स इन द इवनिंग एंड इज आल्सो नोन एज 4 o'clock रेन। तो ये जो हीटिंग होने की प्रोसेस है वो ऑब्वियसली कि दिन में होती है, जब डे टाइम होता है हमारा, तभी जो गर्म हवाएं हैं वो अर्थ के कांटेक्ट में आती है, और ये दिन भर होता है। तो दिन भर होता है, फिर शाम होते जाते फिर वो ठंडी होने लग जाती है। जब ऊपर जाती है तो टेम्परेचर जैसे डिक्रीज होता है वो ठंडी होने लग जाती है। तो फिर ये जो प्रोसेस है ना वो इवनिंग तक चलता है। तो फिर इसको इसीलिए हम 4 o'clock रेन बोलते हैं, क्योंकि
क्योंकि ज्यादातर ये वाली रेन है ना वो शाम को ही आती है। ओके, फिर ही रिलीफ रेनफॉल, व्हेन मॉइस्चर लैंडेड रेन्स आर obstructed by a mountain or relief barrier, they are forced to ascend along the mountain slope। ठीक है ना, ये ज्यादातर क्या होती है ना माउंटेन्स में होती है रिलीफ। मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, विंड के साथ जो होता है ना माउंटेन्स को टकरा जाता है। लाइक जो ये मॉइस्चर मीन्स यही होता है जो हम कह रहे हैं ह्यूमिडिटी, हमें ह्यूमिडिटी हो रही है तो मतलब क्या होता है, एयर में मॉइस्चर होता है, पानी की मात्राएं ज्यादा हो जाती है, तो यही होता है मॉइस्चर। तो ये जब मॉइस्चर ऊपर जाने लग जाता है तो हिली प्लेसेस में क्या होता है, माउंटेन्स होते हैं, तो वो माउंटेन से टकरा जाता है। तो माउंटेन से टकराने के बाद क्या होता है, वो क्लाउड्स बन जाता है ना। क्लाउड्स बन के वहां कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कंडेंसेशन, जो ठंडा होने का प्रोसेस होता है ऊपर जाते ही तो होता है। और फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश हो जाती है। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, रिलीफ रेनफॉल बोलेंगे। थर्ड हो गया साइक्लोनिक रेनफॉल। अब साइक्लोनिक रेनफॉल आप देखोगे कि ऐसे एरिया में कोस्टल एरिया में ही होगा, क्योंकि वहीं पे साइक्लोन आते हैं जहां पे समुद्र होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो साइक्लोनिक रेनफॉल इज एक्सपीरियंस्ड इन द टेम्परेट जोन, टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में कौन सा रीजन आएगा, देखो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। टेम्परेट जोन कौन सा आएगा, जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वाला जो है वो टेम्परेट जोन आएगा। तो ऐसे एरिया में ही ये साइक्लोन रेनफॉल आएगा। Winds coverage toward a low pressure center from all sides when cold and warm air current winds। एयर करंट्स मीन्स मतलब क्या होती है, करंट्स मीन्स यहाँ पे हवाएं है, इस टाइप की हवाएं। सिंस इट इज लाइटर द वार्म एरिया राइजेस ओवर द कोल्ड एरिया, द प्लेन वेयर द टू बॉडीज ऑफ एयर मीट इज कॉल्ड फ्रंट। The warm air cools and rising and condensed along the path of the cyclone। देखो समरी ये है कि जो साइक्लोन की वजह से, जो साइक्लोन के साथ में जब साइक्लोन आती है तब साथ में देखना आप रेन भी आती है, पानी भी बरसता है, तो उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल ही कहेंगे। वो ज्यादातर किस एरिया में होगा, जहां पे समुद्र होंगे, क्योंकि वहां पे समुद्र में ही साइक्लोन आते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, ये हमारा भी चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आपको कोई भी क्वेरी है डोंट हेजिटेट, आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।